ये हम लोगों के लिए बेहद खुशी की बात है कि आज़ादी के लंबे अरसे के बाद बच्चों पर सोचा जा रहा है। इससे पहले स्कूल पर सोचा गया, शिक्षा विभाग पर सोचा गया, टेक्स्ट बुक पर सोचा गया, ट्रेनिंग पर सोचा गया, बच्चों पर नहीं सोचा गया। इसलिए बहुत सारी कमियों के बावजूद भी जो हमें मिल गया है उस पर हम लोग को काम शुरू कर देना चाहिए। हालांकि इसमें सबसे बड़ी कमी जो है वो ये है कि ये 6 से 14 का एज प्री प्राइमरी इसमें नहीं आया है। हमारी आबादी का 80% लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे को प्री प्राइमरी का सुविधा नहीं मिलेगा, वो डायरेक्ट पहली क्लास में आएंगे, बिना शिक्षा प्राप्त किए हुए आएंगे। अब हमारा राज्य अगर कुछ कर सके इस संदर्भ में तो हमारे लिए खुशी की बात हो। वैसे ICDS वगैरह प्रोजेक्ट में कहीं कहीं कुछ चीजें इस सिलसिले में की गई हैं, लेकिन बड़ी मजबूती के साथ बच्चों पर बड़ा एहसान होगा कि प्राइमरी स्कूल में एंट्री से पहले उनको स्कूल के सिलसिले से सोशलाइजेशन के लिए कुछ माहौल, कुछ वातावरण और कुछ चीज़ें मुहैया की जाएं, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है। वरना हम लोग सिर्फ इसका नाम लेते रहेंगे, इसके लिए दुआएं करते रहेंगे, इसके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे, लेकिन उसका अचीवमेंट लेवल ऊपर नहीं जा सकेगा। वो पिछड़ा है और पिछड़ा रह जाएगा। मैं राज्य को आज सचेत करना चाहता हूं कि बच्चों का हक तो प्रत्येक बच्चों का हक, और प्रत्येक बच्चों का हक शिक्षा का नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का। मैं शिक्षा के अधिकार की बात नहीं करता हूं। गुणवत्तापूर्ण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और उसके लिए उसको अपने 4 साल की या 3 साल की उम्र से लेकर के 5 साल की फिनिश करने तक क्या तैयारी करनी होगी, इसकी जिम्मेदारी भी राज्य को लेनी चाहिए। या सिविल सोसाइटी कौन लेगा नहीं कह सकते, सिविल सोसाइटी को लेनी चाहिए। इसमें गलतियां हो गई हैं, हम लोगों को इस राज्य को इस संदर्भ में सोचने की जरूरत है। दूसरी चीजें मैं यहाँ पर कहूँगा कि हमारे राज्य में जिन चीजों की बड़ी कमियां रही हैं, राइट टू एजुकेशन से पहले या तमाम प्रोजेक्ट आने से पहले हमारे राज्य में जो बड़ी कमियां रही हैं वो रही हैं शिक्षकों के कैपेसिटी बिल्डिंग की। शिक्षकों की कैपेसिटी बिल्डिंग हुई ही नहीं है इन 25 सालों में, और कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है अगर तो कुछ नॉलेज और इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड किया गया है। कहीं भी एटीट्यूडल चेंज की बात नहीं की गई। उनके एटीट्यूड को कैसे चेंज किया जाए, उनके बिहेवियरल पार्ट को कैसे चेंज किया जाए। बच्चों से मैं एक सवाल करना चाहता था, लेकिन मैं थोड़ा झिझक गया कि बच्चों मुझे यह बता दो तुम कि बिना किसी के ड्राइव हुए आप डर कैसे जाते हो। बहुत सी स्थितियां ऐसी होती हैं कि बच्चों को कोई नहीं डराता, फिर भी बच्चा डर जाता है, फिर भी बच्चा झिझक जाता है। वो एक्चुअली वो प्रक्रिया होता है उनके सोशलाइजेशन का, उनकी नर्चरिंग घर पे कैसी हुई है उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम लोग अगर इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमारे जो कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम है वो बेहद कमजोर है। यहाँ तक कि आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि यहाँ सरकारी इंस्टीट्यूशन लगभग डिफंक्ट हो चुके हैं और वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। अभी तो राइट टू एजुकेशन की प्रिपरेशन से पहले आम जनरल एजुकेशन के लिए भी इसकी तैयारी बहुत जरूरी है कि हम लोग बाज़ाब्ता इस सिलसिले में काम करें, सोचें और बैठें, और जो संस्थाएं, जो इंस्टीट्यूशन लगभग डेड हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उनको जिंदा करने की जरूरत है। एक बात मैं छोटी सी और कहूँगा खास तौर पे बच्चों के लिए
बच्चों से मैं पूछना चाहता था कि बच्चे कभी कभी आपके पास जो किताबें आती हैं वो किताबों को देखते हैं तो उसे डर नहीं लगता आपको, या बड़े खुश हो जाते हैं, चहक जाते हैं? कोई बच्चा मुझे बताए तो कि अपने टेक्स्ट बुक को देख करके वो बहुत चहक उठता हो, बहुत खुश हो जाता हो, एकदम झूमने लगता हो? भाई मेरे टेक्स्ट बुक से बड़ा बोझ और उससे बड़ा भय और शायद बिहार का पूरे हिंदुस्तान में और कोई नहीं। हमारे बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक लिखा जाता है, इस परंपरा को खत्म करना होगा, लेकिन शिक्षक को भी वो टेक्स्ट बुक समझ में नहीं आता है। हमारा बच्चा के लिए टेक्स्ट बुक लिखा जाता है तो कम से कम बच्चे की तो वो पढ़ने की तो सलाहियत और समझने की सलाहियत होनी चाहिए, लेकिन हमारे शिक्षकों को भी नहीं होता है, वो भी बड़ी मुश्किलों में पड़ते हैं। और उनके लिए खास तौर पे हम लोग जो है कॉग्निटिव ट्रेनिंग का काम करते हैं, कंटेंट का काम करते हैं। इसलिए मुझे थोड़ी सी बात करनी है, बहुत सारी बातें हो गई हैं राइट टू एजुकेशन के सिलसिले में हो गई है। अगर सिविल सोसाइटी और NGO के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनका बड़ा एहसान होगा कि अगर वो उन बच्चे जो फर्स्ट जनरेशन के बच्चे हैं उनके लिए प्री प्राइमरी का इंतज़ाम कर दें ताकि उनका सोशलाइजेशन सही हो सके, और साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग पर ख़ास तौर पे राज्य सरकार को जोर तरीके से मैं कहता हूँ उस पर पूरा ध्यान दें, और टेक्स्ट बुक के निर्माण में भी इस बात का ध्यान दें कि वो बच्चे के लिए किताबें लिखी जा रही हैं, बूढ़ों के लिए या टीचरों के लिए नहीं लिखी जा रही। इन्हीं शब्दों के साथ आप दोनों लोगों का बहुत कौन बात है प्री प्राइमरी जो सेगमेंट है स्टूडेंट्स का, उसकी चर्चा राइट टू एजुकेशन के एक्ट में बिल्कुल मिसिंग है, नगण्य है। सीधे डायरेक्ट एडमिशन टू स्टैंडर्ड 1 की बात हम कर रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं उसकी तैयारी के बारे में या उसके पूरे एनवायरनमेंट को कैसे हम राइट टू एजुकेशन से जोड़ने की कोशिश करें, कैसे फ्रेंडली बनाएं, ये एक बहस का मुद्दा है और इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है, और इस पर राज्य सरकार की क्या सोच है ये भी जानने की आवश्यकता है। और आपने अन्य जो इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स और लैक ऑफ एक्सट्यूशनल चेंज, इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला है। ये जो हमारे सभा में लोग बैठे हैं इस पर भी ये प्रश्न या इस पर ऑब्जर्वेशन अपना दे सकते हैं जब हम पैनल डिस्कशन से पूछने के बाद ओपन करेंगे। मैं अब सबसे हमारे बड़े रिस्पेक्टेड कॉलीग पटना यूनिवर्सिटी की और शिक्षाविद और चाइल्ड प्रोटेक्शन के क्षेत्र में बहुत दिनों से काम कर रही हैं प्रोफेसर JC नारायण जी, मैं उनसे उनका विचार पूरे मुद्दे पर जानना चाहूँगा। प्रोफेसर ये सारा मुद्दा जो बच्चों से संबंधित है, इट इज नॉट अ न्यू इश्यू। राइट टू एजुकेशन आया तब हम कहने लगे कि सेंटर में बच्चे हैं। बहुत सारे अन्य एरियाज आ चुके थे ऑलरेडी जहां पर बच्चों को केंद्र में रखकर पॉलिसीज और कानून बनाए जा रहे थे, और इसका एक तरह से प्रारंभ होता है 1989 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड CRC। और हम तमाम मित्रों से आग्रह करेंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि उसके जो 54 आर्टिकल्स हैं CRC को, उसको ध्यान में रखें। उसमें एक आर्टिकल है पहला जो राइट बच्चा को दिया गया है, वो अधिकार उसका है जीने का, बचने का, यानी राइट टू सर्वाइवल के लिए जो वातावरण की बात की गई है वो भय मुक्त वातावरण की बात की गई है। राइट टू सर्वाइवल या लर्निंग विदाउट फियर, ऐसा नहीं कि हमारे देश का ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप सभी मित्रों वाकिफ होंगे कि पिछले साल 2009 के मई महीने में दिल्ली में एक सरकारी स्कूल के बरामदा में एक छोटी सी लड़की की मौत हो गई।
मौत तो हुई जब वो हॉस्पिटल गई तब, लेकिन मौत का कारण था कि शिक्षक ने उसको पनिशमेंट दे रखा था। और जो शिक्षक ने पनिशमेंट दिया था पिछले साल का ये बहुत बड़ा न्यूज है, और जिसको लेकर अभी भी केसेस चल रहे हैं। तो उसको बाहर धूप में, मई महीने के धूप में उसको बाहर पैसेज में पनिशमेंट के तौर पर खड़ा कर दिया गया था। हो सकता है ये लड़की भूखी आई हो, सुबह स्कूल, कम पानी पी हो। शिक्षक ने बाद में कहा कि वो एपिलेप्टिक है। सवाल शिक्षक से पूछा गया, आप क्यों नहीं जानती थी कि वो लड़की एपिलेप्टिक है, और उसको आपने धूप में 2 घंटे तक खड़ा किया। वो लड़की उसी बरामदा में बेहोश हो गई, और जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो अंतिम बात जो वो बोली अपने मां से, ये सारे रिकॉर्डेड हैं, वो बात बोली कि हम आगे उस स्कूल में नहीं जाना चाहते। उसके 2 बहनें उसी स्कूल में पढ़ती है। बहुत गरीब परिवार का ये एक इंसिडेंट है, जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर उसका बाप कहीं काम करता था, एक मुसलमान परिवार है। और ये 2 लड़कियों ने भी कहा कि उसकी जो छोटी बहन है, बार बार उसने मांगा पानी उसको नहीं मिला, बेहोश हो गई, और बाद में उसका मौत हो गया। स्कूल मैनेजमेंट का एक लाइन ऑफ अप्रोच है, अभिभावक और बाकी जो सिटीजन्स ग्रुप है उनका एक लाइन ऑफ अप्रोच है, और ऐसे तमाम इंसिडेंट्स उसके बाद घटते चले गए। हरियाणा में भी हुआ और देश के बाकी हिस्सों में भी हो रहा है। अभी रिसेंटली कुछ घटनाएं रिपोर्टेड हुए कि डस्टर इस तरह से मारा गया कि कान की पट्टी पर लगा, कान पर लगा, the eardrum burst and the child became deaf। ऐसे इंसिडेंट्स आ रहे हैं। सवाल है कि ये सारा जो मुद्दा है सिर्फ भारत का ही एक मुद्दा है, भारत में ही ऐसी चीजें होते हैं, ऐसा नहीं। अगर आप जरा सा नेट पर जाएं और जरा सा देखने का प्रयास करें तो जिस राज्य को हम सबसे विकसित कहते हैं और सारे राज्यों में एक बोर्ड लगा हुआ है कि उसका अनुकरण करें, अमेरिका है जिसने साइन भी नहीं किया था यूएनसीआरसी पर। वहां अभी भी कॉर्पोरल पनिशमेंट स्कूल में दिए जा रहे हैं। उसका फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। बहुत सारे स्टेट्स ने कानून पास किया, कॉर्पोरल सिस्टम्स को उन्होंने रोक दिया, पनिशमेंट को रोक दिया, लेकिन ढेर सारे स्टेट्स में कॉर्पोरल पनिशमेंट आज के दिन में भी दिया जा रहा है। और सवाल उठाया जा रहा है कि क्या कॉर्पोरल पनिशमेंट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। और उसमें एक बात अगर आप देखेंगे, और जो बच्चों ने भी अभी बात रखा और बड़े आसानी से उस बात को रखा बच्चों ने, वहां पर भी टीचर्स कहते हैं, देयर आर सो मेनी इन द क्लास, इतने सारे बच्चे हमारे क्लास में कि यू एक्सपेक्ट कि आप बिना रॉड की बात आई, रॉड को एक मेटाफर के रूप में हम ले रहे हैं, लेकिन रॉड का अगर हम प्रयोग नहीं करेंगे तो इतने सारे बच्चों को हम कैसे हैंडल करेंगे, जबकि एक माँ बाप जिसे 2 या 3 बच्चा भी संभालना पड़ता है घर में, वो भी बच्चों को तरह तरह से पनिश करते हैं और कॉर्पोरल पनिशमेंट जिसको कहते हैं वो भी देते हैं। एक बात आई नंबर की, लेकिन दूसरा सवाल ये उठाया लोगों ने वहां पर भी और हम भी यहां पर उठाते हैं कि ऐसा पनिशमेंट क्यों? अगर कारण है, इफ द रीजन इज रेक्टिफिकेशन ऑफ द चाइल्ड्स बिहेवियर, तो अमूमन ऐसा नहीं होता है। कॉर्पोरल पनिशमेंट इज नॉट द आंसर। अगर कॉर्पोरल पनिशमेंट हम देते हैं बिकॉज द चाइल्ड इज नॉट डिसिप्लिन, वो अनुशासन नहीं मान रहा है, बहुत ही इनडिसिप्लिन तरीके का एक बच्चा है, बहुत सारे स्कूल से रिपोर्ट आया, बल्ब उखाड़ लेता है, आयरन रॉड्स चढ़ा कर देते हैं, सारा चीज चोरी कर लेता है, वो स्कूल का, ऐसे बच्चों से हम क्या करें? If the point is discipline, if the point is rectification, कॉर्पोरल पनिशमेंट से ऐसा नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो बहुत सारे नेगेटिव चीजें हो रही हैं, और वो नेगेटिव चीज इस तरह से हो रहा है कि जुवेनाइल क्राइम्स बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है आज के दिन में, पूरे हम जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में काम करते हैं, इट्स अ ह्यूज इशू। और ये
जुवेनाइल क्राइम्स का जो दायरा है वो आप अगर देखें तो आप हैरान होंगे। सर ने कभी कहा बिलो 6 के बच्चों के बारे में जुवेनाइल जस्टिस में 18 तक बच्चों की उम्र को बढ़ाया गया है। 11 प्लान में इसकी स्वीकृति है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में द एज ऑफ द चाइल्ड इज इंक्रीज टू 18। राइट टू एजुकेशन एक्ट में अभी भी हम सीमित करते हैं उसको 14। बट देयर इज अ प्रोग्रेसिव, पूरे देश भर में आवाज उठाया जा रहा है कि बच्चों के उम्र को लेकर आप एक कोई डेफिनेट, एक कोई डिफाइंड एज तक आप पहुंचे। और अगर ये जुवेनाइल क्राइम्स आप देखेंगे तो जुवेनाइल क्राइम्स आपको हैरान कर देगा, क्योंकि द फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन बिहेवियर कम्स आउट समवेयर एल्स। अगर शिक्षक उसको मारा स्कूल में, माँ बाप मारे उसको स्कूल में, तब वो कहीं जाकर अपना उस एग्रेशन को, अपने उस फ्रस्ट्रेशन को वो निश्चित रूप से किसी और पर, किसी व्यक्ति पर या किसी सामान पर, किसी सामग्री पर वो निश्चित रूप से निकालने का कोशिश करेगा, या अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो विद्रोह हो जाएगा। तो अगर जैसा कि सर ने कहा, प्रोफेसर कंट ने कहा कि चाइल्ड इज एट द सेंटर, और ऑफ अस फॉरगेट अबाउट चिल्ड्रन। बहुत अच्छी बात है कि पहले आज बच्चों को रखा गया मंच पर, क्योंकि यूएनसीसीआरसी में एक राइट है बच्चों का, दैट इज राइट टू पार्टिसिपेशन, और वो राइट हैज फुलफिल्ड। आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। वेरी रेयरली दिस इज डन and this was very well done। तो ये राइट्स अगर बच्चों का देखा जाए, बच्चा अगर सेंटर में है, यू आर नॉट वर्किंग फॉर द चाइल्ड, आप बच्चे को मार दे रहे हैं साइकोलॉजिकली, आप बच्चे को मार दे रहे हैं मेंटली, आप बच्चे को डिप्राइव करते हैं, और उसका जिसको कहते हैं सर्वांगीण विकास, शब्द हर जगह बड़े आसानी से ले लिया जाता है। सर्वांगीण विकास, वो विकास नहीं हो रहा है उसका। और अगर बिहार की बात करें, बहुत समय कम है इसलिए हम हैं तारकेश्वर, मेरे को पार्टनर हैं CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। बहुत सारे वर्षों तक बिहार में एक ही था, इसलिए बिहार भर के बच्चों के साथ हम लोग बातचीत करते रहे, बच्चों को कुछ काउंसलिंग भी देने का हम प्रयास करते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट की इंप्लीमेंटेशन में, और ऐसे स्कूल्स हो जहां पर पीपल कैन लर्न, बच्चे कैन लर्न विदाउट फियर। यू मस्ट एम्फसाइज ऑन द फैक्टर कि बिहार इज अ स्टेट जिसको पूरे देश भर में कहा जाता है द सोर्स स्टेट, यानी यहां से तमाम बच्चे निकलते हैं। अगर उन बच्चों को पकड़कर हमको रखना है हमारे स्टेट में, सुविधाएं देने होंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स में इस बात का स्वीकृति है, एंड दैट इज द स्कूल। देखो ऑल दोज हु आर इन द एजुकेशन या सिविल सोसाइटी में जो हम लोग काम कर रहे हैं बच्चों के साथ, बहुत सारे मित्र यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो काम कर रहे हैं। यू मस्ट रियलाइज कि आपके देश में विभिन्न जगहों पर बिहारी बच्चे काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे हैं वो, और उनको जगह जगह से कामकाज के क्षेत्र से निकालकर बिहार वापस लाया जा रहा है। तारकेश्वर को याद होगा, पहली दफा 99 बच्चे आए बॉम्बे से। आई वुड जस्ट लाइक, आई नेवर फॉरगेट दैट द सेंटिमेंट जो बच्चा ने एक्सप्रेस किया था कि मन तो करता है एक बम हाथ में ले ले और उड़ा दे इन सभी लोगों। दिस इज द एलिमेंट ऑफ वायलेंस दैट वी ब्रीड इन द चाइल्ड। आगे जब 19 साल 20 साल का होगा तब तो सोचिए क्या होगा, एंड वी आर अकाउंटेबल, ऑल ऑफ अस सिटिंग हियर एंड ऑल ऑफ अस सिटिंग देयर, because it is our obligation, our duty to provide for the rights। हम कुछ उसको एहसान नहीं कर रहे बच्चों का, we are giving them their rights। और ये होम में जो हमारे बच्चे आते हैं, सर ने कहा पेरेंट्स के बारे में, हम एक तरह के पेरेंट्स की कल्पना करते हैं, because we are almost bound by this concept of middle class families, middle class values। अमूमन अगर पेरेंट्स को देखें तो आप पाएंगे बच्चे भाग गए घर से, क्योंकि पिता ने ऐसा मारा उसको, माँ या सौतेली पिता, या पिता इतना ज्यादा वायलेंस था घर में कि वो बच्चा घर से भाग जाता है। और भी हमारे होम पे बच्चे हैं जिनका एड्रेस हमने ट्रेस किया है, लेकिन वो घर नहीं जाना चाहते, बिकॉज दे वांट टू लिव इन अ एनवायरनमेंट व्हिच इज फ्री ऑफ वायलेंस एंड फ्री ऑफ फियर। और ये तमाम बच्चे जो हमारे होम्स में आ रहे हैं, नॉट वन ऑफ देम रियली कैन रीड एंड राइट, या जिसको एजुकेशन हम कहते हैं वो एजुकेशन उसका नहीं।
सारे बच्चों के बारे में आपको सोचना होगा जो 6 साल की उम्र से लेकर काम करना शुरू करते हैं मुंबई के, मान लीजिए लेदर फैक्ट्री में या जरी उद्योग में, सारा चीज बैंड है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्ट्स। और राइट टू एजुकेशन में भी जो काम कर रहे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, उनको बाकी सारे एक्ट्स के बारे में भी समझना होगा, चाहे वो चाइल्ड लेबर एक्ट है या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। ऐसे बच्चों को जब हम लोग स्कूल भेजते हैं, वी आर सेंडिंग द चिल्ड्रन टू स्कूल, और सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं, देयर इज लर्निंग विथ डिस्क्रिमिनेशन। राइट्स कहते हैं बच्चों का। ये सारे बच्चे जो हमारे होम से जाते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए, आकर कंप्लेन करते हैं कि शिक्षक उनके साथ जो व्यवहार करता है वो बाकी बच्चों से अलग है, भिन्न है, क्योंकि ये तो बिना माँ बाप के बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, होम्स के बच्चे हैं। और देखा देखी जो बच्चों का भी ट्रीटमेंट होता है, पीयर ट्रीटमेंट हो रहा है, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन। They're learning with fear, they're learning with discrimination. ऐसे में राइट टू एजुकेशन एक्ट या रूल्स के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो बिहार के बच्चों के विशेष परिस्थितियों के बारे में सोचना होगा। और बहुत सारे मित्र हैं जो काम करते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग। हमारे होम में बच्चा है, कहता है दिल्ली से आया, he was brought up in a room in Delhi in पीतमपुरा, और वो कहता है every day his blood is to be taken out. अब ये अवेयर ऑफ सच चिल्ड्रन, उनका खून निकाल दिया जाता था एवरी डे, और अल्टीमेटली जब लगा उसको कि ये बच्चा मर जाएगा तो उस बच्चे से को घर से निकालकर बाहर भेज दिया गया। वो ट्रेन पर बैठा, बॉम्बे पहुंचा, वहां पुलिस ने उसको एप्रीहेंड किया, बाद में हमारे होम में पहुंचा, एंड ही इज अ सीवियर केस ऑफ ब्लड लॉस इन हिज बॉडी, हॉस्पिटलाइज्ड था काफी दिनों तक। वी आर टॉकिंग आल्सो ऑफ सच चिल्ड्रन, वी आर टॉकिंग ऑफ चिल्ड्रन जिसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है, badly exploited, maybe somewhere else in the state या अपने ही राज्य में। और आप पढ़िए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड का जो रिपोर्ट आया है चिल्ड्रन पर, किस तरह का वायलेंस होता है, सेक्सुअल वायलेंस ऑन चिल्ड्रन इन होम्स, मेंबर्स ऑफ देयर ओन फैमिलीज वायलेटिंग देम। ऐसे बच्चों की भी हम लोग बात कर रहे हैं। So we need to come out of that middle class, upper class, very comfortable families and children। सर ने जिसके बारे में कहा, उन बच्चों के बारे में सोचना होगा, और उनके लाइफ का कोई रिफ्लेक्शन करिकुलम किताबों में कहीं पर उसको मिलता है या नहीं। लगता है उसको कि जो पढ़ रहे हैं वो कुछ पढ़ रहे हैं, सार्थक है, सही है, कुछ उससे मिलेगा, उसको नहीं लगता, इसलिए छोड़ देता है स्कूल, माँ बाप भी हटा देते हैं स्कूल से। रूल्स की बात आई, सोशल वेलफेयर इज ऑल्सो फॉर्मुलेटेड रूल्स। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हुआ 2003 में, गैजेटेड नोटिफिकेशन आया रूल्स का, एंड देयर वाज बृहद कंसल्टेशन, सब जगह कंसल्टेशन। और जो एक्ट की अमेंडमेंट जेजे एक्ट की हुई 2006 में, अभी रूल्स फिर बन गया है, ऑलरेडी इट हैज बीन फ्रेम्ड, और फिर बृहद कंसल्टेशन। दैट इज द काइंड ऑफ कंसल्टेशन दैट इज रिक्वायर्ड, नॉट बिकॉज वन इज अपोज्ड टू द अदर, एब्सोल्युटली नॉट।
लेवल पर ला करके उनको हम प्राइजेस मिल देते हैं, उनको सुनते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ ऐसी है जो उनको उनके इंस्टीट्यूशन की तरफ खींचेगी, और जब वो बाहर निकलेंगे जो उनका एक्सपोजर्स होगा तो वो अपने समाज को भी जानेंगे, राज्य को भी जानेंगे, और वो बहुत बेहतर कर सकेंगे। आपको जान के अच्छा लगेगा कि पिछले 2 साल में बिहार के 3 बच्चे ने कलकत्ता PITM में जा करके इस राज्य का नाम रोशन किया है और सेकंड हुआ है। और पर्यावरण में भी, साइंस ड्रामा में भी वो बॉम्बे तक गया है। बॉम्बे के बाद भले दिल्ली नहीं जा सका, लेकिन ये सारी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और अगर बिहार का भाग रहा तो आप बहुत जल्द सुनेंगे कि राज्य का कम से कम 2 बच्चा आपका स्वीडन भी जा रहा है। सर, मैंने बैन ऑन कॉर्पोरल पनिशमेंट से रिलेटेड भी सवाल मुझे लगता है कि आपने कैसे आप इसमें कॉर्पोरल पनिशमेंट का हमने टीचर्स को इन्हीं सब के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि वो बच्चों से अगर गलती हो जाती है, देखिए इसको ज़रा सा हम उदाहरण देकर समझाएं। बच्चा अगर शरारत करता है तो उसकी नीड होती है, वो जानबूझ करके शरारत नहीं करता है, बल्कि उसके व्यक्तित्व की जो चाहत होती है उसी के कारण उसका व्यवहार होता है। जैसे अगर हम प्यासे हैं तो मेरी चाहत पानी है, अगर पानी मुझको दे दीजिए आप तो मेरी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई तो मेरा बिहेवियर शांत हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से बच्चे डिफरेंट एक्सट्रोवर्ट टाइप का जो बच्चा होता है वो क्लास में कुछ ना कुछ हरकत करेगा, दूसरे बच्चों को तंग करेगा, टीचर्स को तंग करेगा, कोई चौक फेंक देगा। तो उसकी जो नीड है वो है उसकी पहचान। इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग में शिक्षकों को विशेष कर ध्यान देते हैं कि आप हर बच्चे की पर्सनालिटी को समझिए, और पर्सनालिटी को समझने के बाद जो उसकी अपनी नीड है उसके पर्सनालिटी के अनुसार उस नीड को पूरा कीजिए, तो न बच्चे शरारत करेंगे और न उनको आपको कॉर्पोरल पनिशमेंट देने की ज़रूरत पड़ेगी। ये हम आजकल अपने शिक्षकों को इस मुद्दे पर बहुत बड़े पैमाने पर बता रहे हैं। कोई ट्रेनिंग मैनुअल नहीं बना है इसके लिए? मैनुअल बना है, हाई स्कूल के लिए तो बना ही है तालीम, और बॉडी भी बना है आपको प्राइमरी और मिडिल। इसमें जेनेरिक श्रेणी का इस्तेमाल किया गया 6 से 14 बरस के बच्चे। जैसे इमाम साहब कह रहे थे कि 0 से 6 बरस के बच्चों का उल्लेख नहीं है उसमें, वैसे ही निशक्त बच्चों का भी उल्लेख नहीं है। इस पर विमर्श भी हुआ, अनेकों फोरम सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी कहा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि अब केवल एक ही प्रकार का स्कूल रहेगा, तो कई जो सीवियर डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चे थे, जो गंभीर रूप से निशक्त बच्चे थे, जैसे सेरेब्रल पॉल्सी के सीवियर केसेस, ऐसे बच्चों को अब आप कैसे स्पेशल स्कूल चलाइएगा, क्योंकि RT तो स्पेशल स्कूल की अनुमति देता नहीं है। तो ये चीज़ भारत सरकार के संज्ञान में जब आई तो इस पर बड़ी गंभीरता से विचार हुआ, और संभवतः इस मानसून सत्र में RT एक्ट का एक संशोधन संसद में लाया जाए, जिसमें ये जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, निशक्त बच्चे हैं, उनके लिए प्रावधान इसमें जोड़ा जाए। तो एक बार जब वो हो जाता है तो उसी के अनुरूप नियमावली में भी परिवर्तन राज्य करेंगे। प्रोफेसर, फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट सिस्टम के लिए कोई यहाँ पर प्रोसेस डिफाइन है या नहीं, कि जो हम लोग प्रोसेस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो बच्चों के लिए है। बच्चे ये चीज़ नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, सब कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकते कि हाँ ये हमारे साथ प्रॉब्लम है। पाठ्यचर्या पर देश में बहस चलती रही है, उसमें एक शब्द का इस्तेमाल हसन वाली साहब ने किया था, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट फिलॉसफी के अंतर्गत है, जिसमें एक मान्यता, जो मूल मान्यता है कि बच्चे ज्ञान का सृजन करने के लिए सक्षम हैं और ज्ञान का सृजन करते हैं, खुद से वो ज्ञान का सृजन करते हैं, और इसकी पूरी गुंजाइश किसी भी एजुकेशन सिस्टम में रहनी चाहिए। ये एक मान्यता है जिसके आधार पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एक्ट बना 2005 में, और बिहार राज्य में भी एक बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क SCRT ने यहाँ पर बनाया, उसमें भी काफी दूर तक इस मान्यता की स्वीकृति मिली, और इस मान्यता के अंतर्गत जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया कहीं न कहीं से बच्चे के लिए
अधिकतम महत्तम गुंजाइश रखती है, चाहे वो पाठ्यक्रम का निर्माण हो, पाठ्य पुस्तक का निर्माण हो, या पठन पाठन की विधि हो, शिक्षण विधियां हो, या मूल्यांकन हो, या अन्य बात, उन सब में, या शिक्षक प्रशिक्षण, उन सब में उसके लिए जगह बनाने की कोशिश की गई है कि बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिल पाए, जिससे कि वो एम्पावर्ड हो सके और उसके कहने के अनुसार बातें हो सके। अभी भी चर्चा जो चली उसमें डेजी नायक ने जिक्र किया था राइट टू पार्टिसिपेशन का, तो उसके तहत भी उसकी कहीं ना कहीं से गुंजाइश बनती है कि बच्चों की सहभागिता, तो इससे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में उसकी सहभागिता की गुंजाइश पाठ्यचर्या में सोची जा रही है, और वही कहा जा सकता है कि मैकेनिज्म है फीडबैक का या एम्पावरमेंट का, वो एक मैकेनिज्म हो जाता है। तो सिद्धांततः तो वो बात वहां पर है। अब सवाल उठता है कि व्यावहारिक स्थिति क्या है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है। ग्राउंड रियलिटी में बहुत किस्म की समस्याएं हैं, और समस्याएं अगर हैं तो समस्याओं के पीछे बहुत किस्म की परिस्थितियां हैं। इसीलिए मैंने शुरू में भी चर्चा की थी, उसमें बहुत तरह की और बातों को, जो कि आधारभूत बातें हैं, जो व्यवस्थागत बातें हैं, जो नीतिगत बातें हैं, उन पर ध्यान आकर्षित किया था। क्योंकि जब कोई कानून बनता है तो उन बातों को केंद्र में रखना जरूरी हो जाता है। क्योंकि एक इंडिविजुअल टीचर कैसे शेप होगा और कैसे बच्चों के साथ व्यवहार करेगा, वो एक किस्म की चीज होती है, और पूरी की पूरी व्यवस्था कैसे काम करेगी, यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पूरी की पूरी सरकारी शिक्षा की व्यवस्था वही कारगर सिद्ध नहीं हो रही है। बच्चों ने भी जो अपने पैनल में डिस्कशन किया, उसमें उस बात को उन्होंने उभारा कि वास्तविक स्थिति क्या है। तो उस यथार्थ स्थिति को बदलने के लिए जिस तरह के परिवर्तन की आवश्यकता, चाहे वो शिक्षा शास्त्रीय परिवर्तन संशोधन की आवश्यकता हो या नीतिगत व्यवस्थागत परिवर्तन की आवश्यकता हो, वो मूल बात है जिसको ध्यान में रखना आवश्यक है। जिस प्रकार की भी रणनीति हम इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए बनाने जा रहे हैं, उसका एक पक्ष वित्तीय होगा, लेकिन सिर्फ वित्तीय पक्ष नहीं, वित्तीय पक्ष के अलावा बहुत सारी गैर वित्तीय बातें, शिक्षा शास्त्रीय बातें भी जो हैं वो प्रायः गैर वित्तीय बातें हैं। तो बहुत सारी और बातें हैं जिनमें सुधार की गुंजाइश बनती है। वो कैसे सुधार होगा, इन सब बातों पर गौर करने की आवश्यकता है, गहरी पड़ताल की आवश्यकता है, और डिसीजंस लेने की आवश्यकता है। वहाँ बहुत तरह का और जो स्टेप्स लेना है स्टेट गवर्नमेंट को, उसके बारे में भी सोचना होगा। नियमावली है, प्रारूप नियमावली, उस पर सिविल सोसाइटी से विमर्श की क्या गुंजाइश है। उसका उत्तर यह है कि व्यापक गुंजाइश है, क्योंकि सरकार ने अंतिम निर्णय तो लिया नहीं। प्रारूप नियमावली है, हम अपने वेबसाइट पे रखेंगे, आप उसको अवश्य देखें और उसमें जो आपके सुझाव हों जरूर दें। ये तो पहला प्रश्न हुआ। दूसरा आपने पूछा कि पाठ्य पुस्तक बच्चे डरते हैं तो उसको क्या कर रहे हैं। पाठ्य पुस्तक तो सरकार ही बनाती है, कर तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो यहाँ बैठे हैं, तो ये मैं इनके लिए छोड़ता हूँ, ये उसको जवाब देंगे। हम उनसे करवा रहे हैं तो ये जवाब ये देंगे मेरे कहने के बाद। तीसरा आपने ये पूछा था कि जो डाइट हैं, जिनका काम है शिक्षकों को प्रशिक्षण देना और अन्य प्रकार के प्रशिक्षण देना, उनका संचालन बिहार शिक्षा परियोजना करती है, वो क्या कर रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए डाइट का संचालन बिहार शिक्षा परियोजना नहीं करती है। बिहार शिक्षा परियोजना का डाइट से दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। डाइट का उपयोग समय समय पर हम जरूर करते हैं, लेकिन डाइट का नियंत्रण करने वाले लोग और डाइट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण चर्याएँ चलाने वाले लोग अलग हैं, वो यहाँ नहीं मौजूद हैं, वही उत्तर दे पाते। लेकिन मैं आपको केवल ये कह सकता हूँ कि इस राज्य में 24 डाइट थे, जो कि ऐतिहासिक रूप से पिछले ऑलमोस्ट 15-20 सालों से मृत प्राय हो गए थे। उनमें से 12 को सरकार ने अभी रिवाइव किया है, लेकिन अब वो क्या हो रहा है वो वही लोग बता पाएंगे जो इसको देखते हैं। बिहार शिक्षा परियोजना नहीं देखते। और क्या पूछा था इसके अतिरिक्त? एक आपने केवल स्टेटमेंट दिया था, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। आपने एक तथ्य प्रतिवेदित किया कि बिहार शिक्षा परियोजना 18 बरस से है, तो मैं सहमत हूँ, बिल्कुल 18 बरस से है, भविष्य में भी रहेगी, क्योंकि उसकी आवश्यकता है। बिहार शिक्षा परियोजना एक छतरी की तरह छाता है, उस छतरी के नीचे समय समय पर तरह तरह के लोग आते हैं।
प्रारंभ में एक बिहार शिक्षा परियोजना करके कार्यक्रम था, तो वो उस छाते के नीचे था, उसको 3 लोग चलाते थे, भारत सरकार, यूनिसेफ और बिहार सरकार। कालांतर में जब वो खत्म हो गया तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम कह के कार्यक्रम शुरू हुआ, वो उस छाते के नीचे आकर खड़े हो गए। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ, वो BEP के छाते के नीचे आकर खड़े हो गए। तो छतरी की तो जरूरत पड़ेगी, आंधी तूफान बारिश से बचने के लिए समय समय पे छतरी के नीचे खड़े होने वाले लोग बदलते हैं, लेकिन उद्देश्य सबका वही होगा। इसलिए BEP जैसी किसी संस्था की आवश्यकता है। किताब के बारे में आपको जान के अच्छा लगेगा, 1 से 8 तक की सारी किताबें बनती जा रही हैं। 1, 3 और 6 की किताब ने हम लोगों ने इस राज्य में बदल दिया है और वो क्लासेस में लागू भी हो गई। अगले साल से 2, 4 और 7 की किताब बनती जाएगी और वर्ष 2012 में बचा हुआ वर्ग 5 और 8 की पुस्तक ही बन जाएगी। विशेष रूप से ये ध्यान रखा गया है कि पुस्तक न केवल बच्चों के लिए सरल हो बल्कि उनकी छपाई भी अट्रैक्टिव हो, जिससे बच्चे उनकी तरफ आकर्षित हो। इस पैनल को बहुत ही अच्छी तरह से चलाने में हमारी मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन सब से ऊपर मैं रतन जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही खूबी तरीके से कंपेयर किया पूरे पैनल से, उन सभी चीज़ों को बाहर निकालने की कोशिश की। उनको मिल नहीं रहा था एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई थी। आज भारत के इतिहास में राइट टू एजुकेशन इज अ वेरी स्टार्ट टू लर्न विदाउट फियर, क्योंकि इतिहास में इंडियन भारत एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि हमारे देश में कास्ट के लिए सीमित रहा था बहुत दिन तक। इसलिए मुझे लगता है कि एक और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। जो डेजी जी ने जो कहे थे लास्ट में अपने अकाउंट में कि डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है और राइट टू एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है कि सब वर्ग के बच्चों को मिलना चाहिए।